प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों का पद परिचय करना सीखेंगे। सबसे पहले संज्ञा पद को लेते हैं। संज्ञा पद का पद परिचय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वह संज्ञा पद के पद परिचय में सबसे पहले हमें यह बताना होता है कि वह पद संज्ञा है। उसके बाद उसका भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में से उस पद का जो भी भेद है वह हमें अल्पविराम के बाद लिखना होता है। भेद लिखने के बाद हमें उस संज्ञा पद का लिंग बताना होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से जो भी है। फिर वचन, एक वचन या बहुवचन, कारक, उस वाक्य में संज्ञा पद किस कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है वह हमें बताना होता है। इसके अतिरिक्त क्रिया के साथ संज्ञा पद का क्या संबंध है यह भी हमें बताना होता है। अब संज्ञा पद का क्रिया के साथ क्या संबंध होता है यह हमें कारक के अनुसार पता लगता है। तो संज्ञा पद का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है, यानी जिस कारक के रूप में संज्ञा पद का प्रयोग होता है वह क्रिया के लिए उसी रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब यह राम पुस्तक पढ़ता है में हम देखते हैं कि यहाँ पर संज्ञा पदों को अगर हम देखें तो राम और पुस्तक ये दो संज्ञा पद हैं। तो राम और पुस्तक, इन दो संज्ञा पदों का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जिस पद का पद परिचय हमें देना है उसको इस तरह लिखना है जैसे यहाँ राम को लिखा है। राम संज्ञा पद को लिखने के बाद अब हम इसका पद परिचय करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ संज्ञा बताएंगे कि यह संज्ञा है। इसके बाद यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, तो हमने संज्ञा का भेद लिखा। अब हम बताएंगे इसका लिंग कौन सा है। तो राम पुल्लिंग है, तो हमने पुल्लिंग लिखा। एक व्यक्ति का नाम है, एक वचन, और कर्ता कारक के रूप में यहां वाक्य में राम का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्योंकि पढ़ता है क्रिया का कर्ता राम है, तो यहां राम संज्ञा पद कर्ता कारक है। अब हमें बताना है कि पढ़ता है क्रिया के साथ संज्ञा पद राम का क्या संबंध है। तो हम कहेंगे कि पढ़ता है क्रिया का कर्ता, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था कि क्रिया के साथ संज्ञा पद का संबंध उसके कारक के अनुसार जाना जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि यह कर्ता कारक है। जब ये कर्ता कारक है तो ये क्रिया का कर्ता ही कहलाएगा। तो यहाँ पढ़ता है क्रिया का कर्ता। एक और उदाहरण संज्ञा पद का है, जैसे पुस्तक। तो दूसरे पद का जब हमें पद परिचय देना होता है तो उसको भी उसके ठीक नीचे हमें लिखना होता है, जैसे यहाँ पुस्तक लिखा। फिर हम बताएंगे कि यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है। चूंकि यहाँ हम संज्ञा पद का ही पद परिचय कर रहे हैं तो यह संज्ञा है। अल्प विराम चिन्ह के बाद हम उसका भेद बताएंगे। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक किसी एक पुस्तक का बोध नहीं करा रही, अपितु अपने जैसी अनेक पुस्तकों का बोध कराती है। पुस्तक एक जाति का बोध कराती है जो उस जैसी अनेक पुस्तकों का एक तरह से नाम है, तो जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद पुस्तक का लिंग स्त्रीलिंग होता है, हमने लिख दिया। यह एक पुस्तक की बात हो रही है, पुस्तकों होता तो बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पुस्तक लिखा है इसलिए एक वचन। कर्म कारक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम द्वारा पढ़ने का कार्य किससे हो रहा है, पुस्तक का। तो यहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो यहाँ पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, इसलिए कर्म कारक है। राम करता है, पढ़ता है क्रिया है, और पुस्तक कर्म है, इसलिए कर्म कारक है। यद्यपि पुस्तक कर्म की विभक्ति को यहाँ प्रयोग में नहीं ली गई है, क्योंकि यह जरूरी नहीं होता कि किसी कर्ता या कर्म कारक की विभक्ति को प्रयोग में लिया जाए। कई बार विभक्ति का लोप होता है, लेकिन अर्थ वह कारक का ही देता है।
अब हम यहां जैसे हमने कर्म कारक लिखा तो पढ़ता है क्रिया के साथ पुस्तक संज्ञा पद का संबंध हम जब बताएंगे तो क्योंकि हमने कर्म कारक बताया तो हम लिखेंगे पढ़ता है क्रिया का कर्म। यानी कर्म यदि आपने कारक पहचान लिया तो आप क्रिया के साथ संज्ञा पद का संबंध भी पहचान लेंगे। तो इस प्रकार ये संज्ञा पद का पद परिचय था। अब हम देखते हैं सर्वनाम पद का पद परिचय। सर्वनाम पद के पद परिचय में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है उनको यदि हम देखें तो सर्वनाम के पद परिचय में सबसे पहले हमें सर्वनाम लिखना होता है, फिर उसके बाद उसका भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध का उल्लेख करना होता है। यहां हमने देखा कि वही बिंदु यहां भी दिए हैं जो संज्ञा पद के पद परिचय में दिए थे। वहां बिंदु संख्या 1 में संज्ञा और उसके भेद लिखा था। यहां चूंकि हम सर्वनाम का पद परिचय कर रहे हैं इसलिए यहां पर संज्ञा के स्थान पर हमने लिख दिया सर्वनाम और भेद। इसके अलावा लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध ये सभी संज्ञा और सर्वनाम के एक जैसे बिंदु होते हैं जिनका पद परिचय करना होता है। अब हम एक वाक्य यहां दिया है उसका पद परिचय सर्वनाम पर आधारित करके देखेंगे। जैसे यहां दिया हम अपने देश पर मर मिटेंगे। यहां पर इस वाक्य में हम और अपने सर्वनाम है, यहां रेखांकन भी किया हुआ है हम और अपने, तो ये दोनों सर्वनाम पद हैं। और इन सर्वनाम पद का पद परिचय कैसे होगा उनको यदि हम देखें तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें जिसका पद परिचय करना होता है उसको यहां लिखेंगे हम लिख के हम अब इसका पद परिचय करेंगे कि यह एक सर्वनाम है, विराम चिन्ह लगाया। उसके बाद इसका यह कौन सा सर्वनाम है यह बताना होगा। हम बताएंगे यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमने 3 भेद पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो हम जानते हैं कि वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उनको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, तो हम लिखेंगे उत्तम पुरुष। लिंग में हम अपने देश पर मर मिटेंगे। जब हमारे हमको इस तरह के पद आते हैं तो उनके लिए हमें पुल्लिंग करना होता है क्योंकि वहां निश्चय नहीं होता कौन कह रहा है, तो यहां हम में हम पुल्लिंग करेंगे। बहुवचन क्योंकि हम एक व्यक्ति के लिए नहीं है तो यहाँ बहुवचन आएगा। कारक में क्योंकि हम अपने देश पर मर मिटेंगे क्रिया का कर्ता है तो यहाँ कर्ता कारक है। अब हमने कर्ता कारक कर दिया तो क्रिया के साथ इनका संबंध हम पता कर चुके हैं। क्योंकि कर्ता कारक है तो हम लिखेंगे मर मिटेंगे क्रिया का कर्ता। जो कारक है वही क्रिया के साथ इसका संबंध होता है। अगला सर्वनाम हमारा इसमें दिया है अपने का पद परिचय करते समय हम फिर उसके नीचे हम लिखेंगे अपने, हम लिखेंगे यह सर्वनाम है। अब अपने क्योंकि हम अपने तो हम जो यहां करता है वह अपने लिए ही इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, तो यहां हम लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। कर्ता जब खुद अपने लिए जिस सर्वनाम पदों का प्रयोग करता है तो उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो यहां निजवाचक सर्वनाम। फिर हमने यहाँ पुल्लिंग है क्योंकि हमको भी पुल्लिंग बता चुके हैं। अब अपने एक वचन है, संबंध कारक है क्योंकि यहाँ अपने देश से संबंध यहाँ दर्शाया तो देश से संबंध है इसका, हम अपने देश पर मर मिटेंगे तो संबंध कारक का यहाँ पे उल्लेख हुआ है और अपने पद का देश के साथ संबंध बताया है। आगे हम देखते हैं कि विशेषण पद का पद परिचय। विशेषण पद का पद परिचय करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है उनको जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि पहले ठीक संज्ञा और सर्वनाम की तरह हमें बताना है कि यह पद विशेषण है। फिर उसका प्रकार यानी कि भेद। अब जो विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण, उन 4 में से उस विशेषण पद का जो भी भेद है वह लिखना होता है। उसके बाद अवस्था, यदि आपको ध्यान रहती है कि उस विशेषण पद की कौन सी अवस्था है तो आप लिखिए। अगर आपको ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आगे के जो ये बिंदु हैं इनको पूरा कीजिए। जैसे लिंग,
इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से जो भी उस पद का है वह लिखिए। वचन, एक वचन या बहुवचन जो भी है वह लिखेंगे। और विशेष्य के साथ संबंध, यहां हमें देखना है विशेष्य हम किसे कहते हैं। विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम पद ही विशेष्य कहलाते हैं। तो इनका पद परिचय करते समय हमें विशेष्य के साथ उस विशेषण पद का संबंध बताना होता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया है कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि वीर विशेषण है और सब यह भी एक विशेषण है, क्योंकि राम संज्ञा पद है और राक्षसों ये भी संज्ञा पद है, और इन दोनों के पहले आए ये जो पद हैं वीर और सब, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वीर विशेषण पद का पद परिचय करना है, तो हम लिखेंगे वीर। वीर लिखने के बाद हमने बताया कि यह विशेषण है। अल्प विराम चिन्ह के बाद हम लिखेंगे उसका भेद, यह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वीर जो पद है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमें बताना होता है कि यह कौन सी अवस्था का पद है, मूलावस्था। अगर आपको नहीं मालूम चलता है वहां पे तो जरूरी नहीं कि आप सभी बिंदुओं का उल्लेख यहाँ करें, तो अगर आपको पता है तो अवश्य लिखें। मूलावस्था बताने के बाद आप बताएंगे कि वीर पद स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हम लिखेंगे पुल्लिंग है, एक वचन रूप में यहां प्रयुक्त हुआ है। और अब हमें बताना है कि हमने जैसे बताया था कि विशेष्य के साथ संबंध, तो यहां विशेष्य कौन है, राम, तो राम विशेष्य का विशेषण, तो यहां हमने देखा कि यह राम विशेष्य का विशेषण है, तो ये विशेष्य विशेषण संबंध हमने बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो हमारा विशेषण पद है वह है सब, तो यहाँ इसका भी पहले हमने बताया विशेषण, फिर हमने बताया कि यह इसका भेद संख्यावाचक विशेषण है। मूलावस्था है यह भी, यह पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पुल्लिंग। बहुवचन, क्योंकि सब एक नहीं है, सब, तो यहाँ बहुवचन के रूप में प्रयुक्त, तो हमने उसको लिखा। और यहाँ पर विशेष्य है राक्षसों, तो राक्षसों विशेष्य का विशेषण, क्योंकि सब जो विशेषण पद है वह राक्षसों की विशेषता बता रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात यहां हमें ध्यान रखनी है कि विशेषण के साथ यहां भेद बताया संख्यावाचक विशेषण। अब यहां पर संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यहां एक बिंदु और हो सकता था, यहां हम लिख सकते थे कि यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो यहां हम एक पॉइंट और डाल सकते हैं, एक बिंदु और दे सकते हैं कि सब विशेषण जो दिया है यहां पर ये संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो यहां हम अनिश्चित संख्यावाचक, केवल इतना लिखने से हमारा एक बिंदु और बढ़ जाता है। तो विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, फिर हम अल्पविराम चिन्ह लगा के लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, फिर लिखेंगे मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, राक्षसों, विशेष्य का विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण पद का पद परिचय हो जाता है। अगला हमारा जो व्याकरण का बिंदु है वह है क्रियापद। क्रिया का पद परिचय करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमें यही बताना होता है कि वह क्रियापद है। उसके बाद क्रिया का प्रकार लिखना होता है। पहले हम बताएंगे कि वह क्रिया है, फिर उसका प्रकार, फिर लिंग, वचन। अब हम चूंकि वाच्य पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार इनमें से जिसके साथ भी होता है उसी के अनुसार क्रिया का रूप होता है और वह वाच्य उसी के नाम से कहलाता है। तो हम वाच्य भी पहचान सकते हैं, इसलिए वाच्य को भी एक बिंदु के रूप में यहां लिख सकते हैं। काल, वाक्य में क्रिया किस काल में हो रही है? वह भूतकाल में हुई है, वर्तमान काल में हुई है या भविष्य काल में, तो जो भी जिस भी काल में होती है उस काल का उल्लेख किया जा सकता है। वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ संबंध, क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वाक्य में वह वाक्य के दूसरे पदों से क्या संबंध रखता है उसका उल्लेख हम यहां कर सकते हैं। जैसे
एक वाक्य दिया है, राम ने रावण को मारा। यहां पर मारा क्रियापद है। तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है कि यहां नीचे हम लिखेंगे मारा, क्योंकि मारा क्रियापद है और हमें इस पद का पद परिचय बताना है। तो सबसे पहले हमने इसको पहचाना कि यह क्रिया है, तो हमने क्रिया लिखा। अल्प विराम चिन्ह के बाद हम लिखेंगे जो इसका प्रमुख भेद होता है, सकर्मक और अकर्मक में से एक भेद। अब यहां पर वाक्य में अगर कर्म है तो हम लिखेंगे सकर्मक रूप, और यदि वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं है तो हम लिखेंगे अकर्मक रूप। हम देखते हैं कि राम ने रावण को मारा। यहां रावण को यह कर्म कारक है। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो हम लिखेंगे सकर्मक क्रिया। फिर हमें इसका लिंग बताना है। तो यहां रावण को मारा, तो यहां पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है, एक वचन है। अब यहां हम देखते हैं राम ने रावण को मारा। हमने वाच्य में बताया था कि कर्ता के साथ ने विभक्ति है तो वह कर्तृवाच्य होता है, और कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा होता है तो वह कर्मवाच्य या भाववाच्य में से एक होता है। अगर मान लीजिए कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा में से किसी विभक्ति का प्रयोग है और वाक्य में कर्म उपस्थित है तो वह कर्मवाच्य, और अगर कर्म नहीं है तो वह भाववाच्य। तो यहां राम के साथ ने विभक्ति होने से हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यह कर्तृवाच्य है, तो हमने लिखा कर्तृवाच्य। इसके बाद राम ने रावण को मारा, यह भूतकाल में हुई क्रिया है। अब हमें बताना है क्रिया के साथ अन्य पदों का संबंध। तो मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है, तो यह राम और रावण पद का संबंध मारा क्रिया से बताया है। तो मारा क्रिया का कर्ता कौन है? राम, और कर्म है रावण। एक और उदाहरण से हम क्रियापद का पद परिचय समझते हैं। मैं सवेरे उठा, यह एक छोटा सा पद है। इसमें हम देखते हैं कि उठा जो क्रियापद है वह क्रिया है। अब यहां पर हमें उठा को यहां पे लिखना है नीचे, फिर इसका पद परिचय प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह क्रिया है, फिर हम उसका, जैसे मैंने बताया था, सकर्मक और अकर्मक में से आपको सबसे पहले यही भेद बताना है। बाद में कोई दूसरा भेद बनता है तो वह लिखना होता है। तो यहां हम देखते हैं मैं सवेरे उठा, या कहीं भी कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रियापद का रूप है। यह पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है, उठा है, उठी नहीं, तो पुल्लिंग। एक वचन है, मैं सवेरे उठा। कर्तृवाच्य है, क्योंकि मैं सवेरे उठा, यहां मैं करता है और मैं के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये कर्तृवाच्य ही है। मैं सवेरे उठा, तो वह सुबह उठने की बात बता रहा है, उठ चुका है, उठने की बात बता रहा है, तो यह भूतकाल में हुई क्रिया है। उठा क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। तो यहां उठा के साथ मैं पद का संबंध हमने बताया कि उठा क्रिया का कर्ता मैं है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहां पर कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद के पद परिचय में किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये चार जो पद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, इनमें हमें लिंग और वचन बताने होते हैं। अगले अध्याय में हम बाकी के जो व्याकरण के बिंदु हैं उन पर आधारित पद परिचय को जब सीखेंगे तो हम देखेंगे उन चार बिंदुओं में जो कि अव्यय होते हैं उनमें पद परिचय करते समय लिंग वचन की जानकारी नहीं देनी होती। केवल ये चार जो व्याकरण बिंदु थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, इनमें ही लिंग और वचन बताया जाता है। तो यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।